नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे व्यंजन संधि की, 5 नियम हम पढ़ चुके थे। 5वां नियम जिसके विषय में हमने कहा था विशेष नियम है, क्योंकि वहां हमने 2 स्थानों पर परिवर्तन किया था। 6वां नियम भी 5वें नियम के जैसा ही है, थोड़ा सा परिवर्तन है और ये भी विशेष नियम की श्रेणी में आता है। यहाँ भी हम 2 स्थान पर परिवर्तन करेंगे और अधिकांशतः उदाहरण यहाँ से पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा उदाहरण 6ठे नियम से आते हैं। ठीक है, क्या है नियम? पहले नियम समझते हैं, फिर उदाहरण ध्यान देना। यदि तय के बाद श्रवण आए तो तय के स्थान पर च तथा श के स्थान पर छ हो जाता है। यदि तय के बाद श्रवण आए तो तय के स्थान पर च तथा श के स्थान पर छ हो जाता है। ध्यान दो, 5वां और 6ठा दोनों नियम एक जैसे। वहां तय के बाद है था, यहां तय के बाद से। वहां तय को दे में बदला था, है को धे में बदला था। यहाँ तय को च में बदलेंगे, शे को छ में बदलेंगे, इतना सा अंतर है बस। 5वां और 6ठा नियम दोनों एक जैसे हैं, एक वर्ण का अंतर है और परिवर्तन जो होने। तो तय को हम च में बदलेंगे, शे को छ में बदलेंगे। मात्राएं अपने स्थान पर यथावत रखनी है, कोई परिवर्तन नहीं करना। तो तय के स्थान पर छ, शे के स्थान पर छ, मात्राएं यथावत। कैसे? उत प्लस शासन तय के बाद से आया है, तो तय के स्थान पर क्या लिखेंगे? छ। श के स्थान पर क्या लिखेंगे? छ। मात्राएं यथावत, वही दोनों स्थानों पर परिवर्तन है। दोनों स्थानों पर परिवर्तन है, इसलिए विशेष नियम है। तो तय को बदलेंगे हम छ में, श को बदलेंगे हम छ में। मात्रा अपने स्थान पर और जो कुछ बचा उच्छासन। कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। ठीक है, तय के स्थान पर च लिखना है, श के स्थान पर छ लिखना है, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत रखनी है। आगे देखो, तय के बाद से आया है, तो तय के स्थान पर तो लिखेंगे आप छ, श के स्थान पर लिखेंगे छ। आधा है, हलंत आएगा, इसलिए ये उदाहरण पूछा जाता है। आरएस मेंस 2016 में भी ये उदाहरण पूछा गया था और इसीलिए पूछा गया था। हम क्या करते हैं, यहाँ छ पूरा लिख जाते हैं, गड़बड़ हो जाती। देखो ऊपर आ की मात्रा थी तो हमने मात्रा लगाई, यहाँ आधा है तो आधा ही रहेगा और उसके बाद जो कुछ बचा है वो यथावत आएगा। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां ऑप्शन में दोनों आते हैं, हलंत और बिना हलंत वाला। हमारा पेपर लिखित होता है, हम क्या गलती करते हैं कि इसको पूरा लिख जाते हैं, जबकि देखो सब में हलंत लगा हुआ है। हलंत का मतलब क्या होता है? व्यंजन। व्यंजन का मतलब क्या होता है? आधे। व्यंजन हमेशा स्वर से पूरे होते हैं, जब इनके साथ स्वर आता है तो ये पूरे हो जाते हैं। देखो यहाँ आ था तो इससे ये पूरा हुआ, यहाँ नहीं है, ये आधा है तो ये भी आधा ही आएगा। हमने हलंत लगा रखा है। तय के बाद से वर्ण आए तो तय के स्थान पर च और श के स्थान पर छ। अगर इनके बाद स्वर आएंगे तो ये पूरे हो जाएंगे, नहीं तो ये कैसे रहेंगे? आधे ही रहेंगे। ठीक है, दोबारा तय के बाद से, तो तय को किससे बदलेंगे? छ में। ठीक है, श को किससे बदलेंगे? छ में। मात्रा अपने स्थान पर और जो कुछ बचा उच्छिष्ट। जो कुछ बचा क्या बना? उच्छिष्ट। किसे कहते हैं? उच्छिष्ट। ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में भी पूछा जाता है, वन वर्ड जिसे हम कहते हैं। खाने के बाद बचा हुआ भोजन उच्छिष्ट, झूठन जिसे हम कहते हैं वो उच्छिष्ट होता है। ठीक है, कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। 2017 आरएस मेंस में भी ये उदाहरण था, एलडीसी तक ये उदाहरण पूछा जा चुका है। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कंपटीशन में ये आता है। अब देखो ये क्या है, ये जो नियम है 5वें और 6ठे, इनमें सिर्फ नियम काम करता है, इनमें हम तुक्के नहीं लगा सकते।
इन नियमों में तुक्के के लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं है, क्योंकि यहाँ ऐसी शक्ल देखने को मिलती है जो एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखी जाती है। यानी ऐसे उदाहरण हमारे सामने पढ़ने को मिलते हैं जिन्हें हम पहली बार ही एग्जाम हॉल में देखते हैं। किसी पुस्तक या गाइड में हम इनको पढ़ने बैठते हैं तो उच्चारित नहीं होते, अटपटे से लगते हैं, जल्दी से पन्ने पढ़ते हैं और आगे निकल जाते हैं, लेकिन एग्जाम हॉल में पाए जाते हैं। तो यहां सिर्फ नियम काम करेगा, तुक्के के लिए दूर दूर तक यहाँ कोई स्थान नहीं है। इन उदाहरणों में आप तुक्के नहीं लगा सकते, सिर्फ नियम। अब उच्छिष्ट, उच्छ्वासन, उच्चवसन, ये हमारे सामने शब्द है, ये पहले कभी सुने ही नहीं, पढ़े ही नहीं, अटपटे से लगे, लेकिन उदाहरण पूछे जाते हैं। तय के बाद से आया है तो तय को किस समझ लेंगे? शय को किस समझ लेंगे? छह में। मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बचा तच्छ। ठीक है, मैंने आपको बताया आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। यदि आप च को बाहर निकालेंगे पूरा हो जाएगा, मात्रा रे में बदल जाएगी। अब बताओ क्या लिखा हुआ है, पता नहीं, इसलिए मैंने कहा आधा वर्ण हमेशा मात्रा के अंदर आता है। यदि हम इसे बाहर निकालते हैं तो ये पूरा लगता है, मात्रा जो है वो रह जैसी शक्ल आ जाती है, गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, तच्छ। तय के बाद से आया है, तय को किस समझ लेंगे? छह में। शय को किस समझ लेंगे? छह में। मात्रा अपने स्थान पर और जो कुछ बचा। 2 अगस्त 2015 जूनियर अकाउंटेंट का एक पेपर हुआ था, वहां ये उदाहरण पूछा गया था। अब आप एक बात मुझे ये बताओ, क्या तुक्के में हम ऐसा उदाहरण बना सकते हैं? नहीं बना सकते। यदि गलती से बना दें, यदि गलती से हम इसे लिख भी दें तो विश्वास नहीं हो जो कुछ बना है वो सही है, क्योंकि ये वे उदाहरण हैं जो सिर्फ एग्जाम हॉल में ही देखने को मिलते हैं। इसलिए मैंने कहा इन नियमों में तुक्के काम नहीं करते हैं, नियम ही काम करेगा। ठीक है, तय के बाद शय वर्ण आता है तो तय के स्थान पर तो च लिखना है, शय के स्थान पर छ लिखना है, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत रखनी है। तय के बाद से आया है तो तय के स्थान पर क्या लिखेंगे? छह। शय के स्थान पर क्या लिखेंगे? छह। तो तय को तो हमने बदल दिया छह में, शय को किस में बदलेंगे? छह में। अनुस्वार अपने स्थान पर और जो कुछ बचा। आप बताओ तुक्के में हम ऐसा शब्द बना सकते हैं क्या? ऐसा उदाहरण बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। बना भी दें तो विश्वास नहीं, पड़ोसी का देखने के बाद भी विश्वास नहीं हो। देखो क्या होता है कि दो गलत एक सही की पुष्टि करते हैं, दो गलत एक सही की पुष्टि करते हैं। मैंने किसी प्रश्न का उत्तर गलत लिखा और मैंने पड़ोसी को देखा इसने भी यही लिखा है, तो फिर अब सही है, हम कहते हैं अब सही है, इसका भी ऐसा ही मेरा, जबकि दोनों गलत हैं। यहां दो सही एक सही की पुष्टि नहीं करते। कैसे? मैंने ये लिखा, पड़ोसी की कॉपी देखी, उसने भी यही लिखा, फिर भी विश्वास नहीं हुआ कि जो लिखा है वो सही है। क्यों? क्योंकि ये वे उदाहरण हैं जो हमारे द्वारा एग्जाम हॉल में ही पहली बार देखे गए। एग्जाम हॉल में ही इनको हमने पहली बार पढ़ा, पहली बार लिखा। गाइड या पुस्तक में तो सरसरी नजर से पढ़े और आगे निकल गए, गड़बड़ हो गई। तो ये वे उदाहरण हैं जो एग्जाम हॉल में ही देखे जाते हैं। शकल सूरत बिना जान पहचान वाली मिलेगी, याद रखना, जितने भी उदाहरण छठे नियम के। इसलिए यहां से एक उदाहरण कम से कम पूछा जाता है। तय के बाद से आया है, तय के बाद से आया तो तय के स्थान पर क्या लिखोगे? छह। शय के स्थान पर क्या लिखोगे? अब देखो फिर आधा है, आधा है तो अलंत लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। बाकी का अपने स्थान। ये उदाहरण आरएस में भी, एलडीसी में भी, पटवारी में भी, सब में पूछा जा चुका है। आरजेएस में भी था ये 2019 वाले पेपर में, वहां भी ये पूछा गया था। तो ये सिर्फ आधा है इसलिए ज्यादा पूछा जाता है। मैंने आपको बताया
एक स्वर ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये अंत तक पीछा नहीं छोड़ता है, याद रखना। तो यहां आधे वर्ण देंगे तो आपको हलंत लगाना ही पड़ेगा। यदि आप हलंत नहीं लगाते हैं तो फिर वह आपका गलत हो जाता है। ठीक है, अब देखो ये हलंत लगा हुआ है। अगला उदाहरण देखो, तय के बाद से आया है तो तय के स्थान पर क्या लिखोगे? च। श के स्थान पर क्या लिखोगे? छ। यहां हमको थोड़ी सी हंसी आई, क्यों? क्योंकि मच्छर बन गया, नहीं सब मच्छर के आगे श्री लगा दिया, इसलिए हमको थोड़ी सी हंसी आई थी। ध्यान दो, अब तय के बाद च आया है, तय के बाद च आया है तो तय को किस में बदलेंगे? च में बदलेंगे। कौन से नियम से बदलेंगे? चौथे नियम से, इससे नहीं। यहां तो तय के बाद से आता तब तय को च में परिवर्तित करते, यहां तय के बाद च आया है तो नियम नंबर 4 हमें याद है, यदि तय वर्ग के बाद च वर्ग आता है तो तय वर्ग को क्रम से च वर्ग में बदला जाता है। नियम नंबर 4, तय वर्ग के बाद च वर्ग आता है तो तय वर्ग को क्रम से च वर्ग में बदलते हैं। पिछली क्लास में हमने इस नियम की चर्चा की थी। तो तय के बाद च आया है तो नियम नंबर 4 के अनुसार इसे च में बदलेंगे। शब्द बनेगा श्री मत्स्यरसन। सब इंस्पेक्टर को 2007 में ये मच्छर काट चुका है, और 2007 में जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ करता था वो हमारे जैसे होता था, लिखित, लिखना पड़ता था। वहां ऑप्शन होते ही नहीं थे, वहां ऑप्शन नहीं आते थे, सब कुछ लिखना पड़ता था, सब कुछ लिखना पड़ता था। और यही उदाहरण वहां पूछा गया था। ये उदाहरण अलग से आधा ऐसे भी पूछा जाता है, याद रखना। ये एक नाम है, ये एक नाम है, ठीक है, इसका कोई अलग से अर्थ नहीं है, ये एक नाम है और पूछा जाता है। ठीक है, तो यहां दो नियमों ने काम किया। यहां तो लगा हमारा नियम नंबर 6, यहां लगा नियम नंबर 4, दो नियम एक साथ काम किए, इसलिए ये शब्द बना। अब इसका विच्छेद भी पूछा जाता है, इनके विच्छेद भी पूछे जाते हैं। तरीका वही रहेगा, उत्क्रमण या विक्रिया, दोनों दिशाओं में। तय को च में बदला है तो च को तय में बदलेंगे, स को छ में बदला तो स को छ में बदल दें, वही स्थिति चलेगी। ठीक है, ये वापस अपने स्थान पर परिवर्तन हो जाएंगे। अब देखो ये शब्द थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको मैं पहले शुद्ध लिख देता हूं। ध्यान दो, मैंने आपको संयुक्त वर्ण बताए थे, संयुक्त वर्ण परिभाषा में मैंने आपसे कहा दो व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। तो आप मुझे बताओ ये किन किन के योग से मिलकर बना हुआ है? ये किन के योग से मिलकर बना है? किन के योग से मिलकर बना है? इन दोनों के योग से मिलकर ये बना है। संयुक्त वर्ण किन किन के योग से मिलकर बने हैं इसकी चर्चा हम वर्ण में कर चुके हैं। पहले नींव खोदने का काम मैंने आपसे किया। मैंने आपसे कहा मैं उसी स्थान पर नींव खोद रहा हूं जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है, यानी वे सब वर्ण जो मैंने आपको शुरू में बताए थे उन सब की व्याख्या, सब काम आ जाएंगे, छूटेगा कुछ नहीं, काम सब आएंगे। अब इन दो के योग से मिलकर बने, ठीक है, श और रे। अब मैं क्या करता हूं, इसमें से रे को हटा देता हूं, इसमें से मैंने रे को हटा दिया। अब मैंने इसमें से रे को हटाया तो क्या बचा? से रे को हटाया, क्या बचा? से। अब मैं इसमें री की मात्रा लगा देता हूं, मतलब इसमें री की मात्रा, इसमें मैं एक अनुस्वार लगा देता हूं, मतलब इसमें अनुस्वार। अब आप मुझे यह बताओ कि इसका प्रथम वर्ण क्या है? इसका प्रथम वर्ण क्या है? तो इसका प्रथम वर्ण तो वही श चल रहा है, इसका प्रथम वर्ण क्या चल रहा है? वही श चल रहा है, ठीक है। ध्यान दो, अब
इसका प्रथम वर्ण क्या है? से। प्रथम वर्ण क्या है? से। तो ते के बाद क्या है? से। तो ते के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? च। से के स्थान पर क्या लिखेंगे? छ। मात्रा अपने स्थान पर, बिंदी अपने स्थान पर, और जो कुछ बचा यथावत। 100, 200, 1000, 500 बार ये उदाहरण अब तक पूछा जा चुका है सिर्फ री की वजह से। ये खुद उदाहरण शब्द शुद्धि में पूछा जाता है। यहां से जो उदाहरण पूछा जाता है शब्द शुद्धि में एक ही होता है। प्रश्न आता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द। जहां 4 ऑप्शन होते हैं वहां तो चौथा ऑप्शन और बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करते, लेकिन हमारे सामने ये लिख कर दे दिए। और प्रश्न क्या था? शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी इनमें जो शुद्ध है वो लिख दो, बाकी घटा दो। इनमें जो शुद्ध है वो लिख दो। तो ये शुद्ध है, ये दोनों अशुद्ध है। अब आप किसी भी श्रृंगार गृह पर जाकर देखेंगे, ये आपको लिखा हुआ नजर आएगा। श्रृंगार गृह जानते ना, ब्यूटी पार्लर। जब बाहर ही शुद्ध नहीं है तो अंदर, ये आप जान सकते हैं। ठीक है, ये 100-200 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। ये दोनों गलत होते हैं, ये सही होते हैं। ऐसे ही ये खुद उदाहरण होता है। इसको भी ऐसे ही 3 तरह से हमारे सामने लिख कर देता है और प्रश्न पूछता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यानी इनमें जो शुद्ध है वो लिख दो, अशुद्ध है जो वहीं छोड़ दो। ठीक है, ये दोबारा से समझ लो। देखो मैंने आपको बताया था ये श्रेय, ये किन के योग से मिलकर बना? से और रे। इन दोनों के योग से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें ये रे होता है, ये हम रे हटाते हैं तो क्या बचता है? सिर्फ से बचता है। क्या बचता है? सिर्फ से बचता है। ठीक है, अब इसमें हम री की मात्रा लगाते हैं, मतलब इस से में री की मात्रा लगाते हैं, फिर बिंदी लगाते हैं, फिर बिंदी लगाते हैं। तो इसका प्रथम वर्ण से, मतलब इसका प्रथम वर्ण से, तो तय के बाद क्या आया? से आया। तय के स्थान पर च लिखा, से के स्थान पर छ लिखा, मात्रा अपने स्थान पर, बिंदी अपने स्थान पर, जो कुछ बचा शब्द बना उस श्रृंखला, ऊंची श्रृंखला। कई बार उदाहरण पूछा जा चुका है। 5वें और 6ठे नियम से उदाहरण अधिकांशतः एग्जाम हॉल में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों स्थानों पर परिवर्तन होता है। 5वां और 6ठा दोनों नियम एक जैसे हैं। वहां तय के बाद है था, यहाँ तय के बाद से। वहां तय को दे में बदला था, है को दे में बदला था। यहाँ तय को च में बदलते हैं और से को छ में बदलते हैं। ठीक है, अगला नियम बहुत आसान सा है, सरल सा है, उदाहरण पूछा भी जाता है। नियम नंबर 7 बहुत आसान सा है। आरजेएस का पेपर हुआ 2019 में, वहां उदाहरण यहां से एक पूछा गया था। यदि तय के बाद लय वर्ण आए तो तय के स्थान पर लय हो जाता है। यदि तय के बाद लय वर्ण आए तो तय के स्थान पर लय हो जाता है, यानी एक ही स्थान पर परिवर्तन है, दोनों स्थानों पर परिवर्तन नहीं होता है। तय के बाद ले आएगा। अब तय को किस में बदलना है? लय में। तय को किस में बदलना है? लय में। तय के स्थान पर आपने लिखा लय, बाकी का अपने स्थान पर। शब्द बनता है उल्लेख। आरजेएस 2019 में ये उदाहरण था, उल्लेख पूछा गया था। तय के बाद ले आया है तो तय के स्थान पर क्या लिखेंगे? लय, बाकी का अपने स्थान पर। उल्लंघन। तय के बाद क्या है? लय। उल्लास। तय को सिर्फ लय में परिवर्तन करना है। तय के बाद लय, शब्द बनेगा उल्लोड। उल्लोड किसे कहते हैं? उल्लोड, मंजा हुआ, साफ सुथरा उल्लोड। तय के बाद लय, तो तय के स्थान पर लय, शब्द बनेगा तल्लीन। 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। इस नियम से संधि से ज्यादा उपसर्ग के प्रश्न पूछे जाते हैं, और उत एक उपसर्ग होता है जो सर्वाधिक सबसे अधिक संधियुक्त पद बनाता है। सबसे अधिक संधियुक्त पद। आप देखो सारे नियम
सब में ये उपसर्ग साथ चल रहा था। व्यंजन संधि के जितने नियम थे, पहले नियम से हम 7वें नियम तक पहुंच गए, सब में एक उपसर्ग साथ चल रहा था जो संधियुक्त पद बना रहा था। मैंने आपको बताया उपसर्ग में संधि के सभी नियम काम करते हैं, प्रत्यय में संधि का कोई भी नियम काम नहीं करता। यदि हम सही विच्छेद करते हैं तो सही उपसर्ग पर होते हैं, अन्यथा गलत हो जाता है। सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गड़बड़ हो जाती है, ये याद रखना विशेष तौर पर। अब हमारे सामने प्रश्न आ गया, उल्लेख उपसर्ग अलग कीजिए, तो आप उपसर्ग निकालेंगे और उपसर्ग अलग करने के लिए आपको विच्छेद करना पड़ेगा। सही विच्छेद, सही उपसर्ग, अन्यथा गलत। उत एक उपसर्ग है, सर्वाधिक संधियुक्त पद बनाता है और पूछा भी जाता है। याद रखना, यहां से उपसर्ग के प्रश्न पूछे जाते हैं। नियम नंबर 8 आसान सा है लेकिन पूछा भी जाता है, ध्यान देना। यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य बीच में, दोनों के मध्य च का आगम होता है। दोनों के मध्य च का आगम होता है। दोबारा, यदि किसी स्वर के बाद 6 वर्ण आए तो दोनों के मध्य च का आगम होता है। आगम मतलब आना, दोनों के बीच में च आता है। ध्यान दो, वी प्लस छेद, तो प्लस से पहले स्वर है, उसके बाद क्या है 6। तो प्रश्न में क्या है, नियम में क्या है, यदि स्वर के बाद 6 वर्ण आता है तो दोनों के मध्य च का आगम होता है, यानी दोनों के बीच में हमको च लिखना है। मतलब जहां प्लस लिखा हुआ है वहां च लिख दो। शब्द बनता है विच्छेद। अब प्रश्न हमारे सामने कहता है विच्छेद में उपसर्ग अलग कीजिए, तो वी उपसर्ग है, अलग कर दो, छेद मूल शब्द है। ठीक है, संस्कृत के उपसर्गों की संख्या निश्चित है, 22 होते हैं, और यदि 22 के नाम हमको याद हैं तो हम आसानी से उपसर्ग अलग करते हैं। अब हमारे मन में आया कि इसमें से हमको उपसर्ग अलग करना है, तो हम क्या कर देते हैं, कोई विच कर जाता है, कोई वित्त कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है, जबकि ये तो उपसर्ग ही नहीं होते। अब उपसर्ग के नाम याद है, 22 उपसर्गों में वी उपसर्ग होता है, ये होते ही नहीं, तो इनको हम अलग क्यों करेंगे। ये तब संभव है जब 22 के नाम याद होंगे। ठीक है, तो विच्छेद, दोनों के मध्य क्या किया, च, अनु प्लस छेद, स्वर के बाद 6 आया है तो फिर बीच में हमको च लिखना है, शब्द बनेगा अनुच्छेद। कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है, RS मेंस 2017 में भी था, अनुच्छेद में उपसर्ग अलग कीजिए, तो अनु उपसर्ग आपने निकाल दिया, छेद मूल शब्द था। फिर बीच में च लिखना है, शब्द बनेगा आच्छादन। आच्छादन, ठीक है, सामने च तो फिर शब्द बनेगा प्रतिच्छेद। प्रति उपसर्ग है, छेद मूल शब्द है। कई बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है, कई बार ये उदाहरण पूछा है। स्वर के बाद कोई छ तो फिर दोनों के मध्य च का आगम। तरुच्छाया, स्वर उसके बाद छ, लक्ष्मी छाया, फिर च, वृक्ष छाया। अब आप बोर्ड पर आए एक बार, सभी ध्यान दो, बोर्ड पर ये उदाहरण लिखे हुए हैं, कुछ 5-7 उदाहरण हमारे सामने। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कौन बताएगा। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही। ये उदाहरण हमारे सामने है, ये उदाहरण हमारे सामने। नियम नंबर 8 की बात कर रहा हूं मैं। नियम नंबर 8 में मैंने आपको 7 उदाहरण बताए हैं, ये ध्यान से देखें, और फिर ये ध्यान से देखो। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्या, कौन बताए। ध्यान दो, पूरा की पूरा नियम गड़बड़ है। आप पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि कहती है प्लस से पहले हलंत होना चाहिए। व्यंजन संधि की परिभाषा में हमने पढ़ा कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर
उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यहाँ प्लस से पहले स्वर है, ये व्यंजन संधि के नियमों का अपवाद होता है। यहाँ प्लस से पहले स्वर होने पर भी व्यंजन वर्ण का आगम होता है, इसलिए व्यंजन संधि में रखा जाता है। याद रखना, प्लस से पहले स्वर है, इसके बावजूद भी व्यंजन वर्ण का आगम हुआ, इसलिए इसको हमने कहाँ रखा? व्यंजन संधि में। ठीक है, यहां से भी उपसर्ग पूछे जाते हैं। ये उपसर्ग है 22 जो उपसर्ग हैं उनमें ये भी 4 नाम होते हैं। तो यहां से हमारे सामने प्रश्न आता है प्रतिच्छेद में उपसर्ग अलग कीजिए, तो हम आसानी से फिर अलग करते हैं। नियम नंबर 9, ये भी आसान सही है, बहुत आसान है। यदि किसी स्वर के बाद से तथा, देखो स्वर के बाद से तथा थ वर्ण आए तो से के स्थान पर से तथा थ के स्थान पर ठ हो जाता है। यदि किसी स्वर के बाद से तथा थ वर्ण आए तो से के स्थान पर से तथा थ के स्थान पर ठ हो जाता है। दोबारा नियम में कहा है कि स्वर के बाद से तथा थ वर्ण आता है तो से के स्थान पर तो ये वाला से लिखेंगे और थ के स्थान पर ठ लिखेंगे। कैसे? मतलब जो परिवर्तन होगा वो प्लस के बाद होगा, प्लस से पहले जो शब्द है वो यथावत अपने स्थान पर रहेगा, उसमें हम कहीं कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। प्लस से पहले जो शब्द है वह तो लिखना यथावत, और प्लस के बाद से और थे मिलेंगे, इनके स्थान पर हमको परिवर्तन करना है। यानी से को तो षटकोण वाले से में बदलना है, थे को ठे में बदलना है, मात्राएं अपने स्थान पर यथावत रखनी है। ठीक है, कैसे? अनु अपने स्थान पर यथावत रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रहेगा। अब इस से को आप परिवर्तित करेंगे इसमें, इस थे को आप परिवर्तित करेंगे इसमें, आ की मात्रा है आप लगा देंगे, शब्द बनेगा अनुष्ठा, शब्द बनेगा अनुष्ठा। अब हमारे सामने प्रश्न आता है कि अनुष्ठा में उपसर्ग कौन सा है? अनु। जहां पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां प्रश्न पूछा जाता है अनुष्ठा में मूल शब्द क्या है? स्था, जिसका अर्थ होता है स्थित। अब तक हमारे सामने जो प्रश्न आए, हमारे सामने प्रश्नों में यह लिखा हुआ आता है कि उपसर्ग अलग कीजिए, तो हम उपसर्ग अलग के थोड़ा सा परिवर्तन कर कर अगर वह लिखने लग गया कि उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए तो आपको पूरा विच्छेद करना पड़ेगा, नहीं तो उपसर्ग तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अनु उपसर्ग है। और स्पष्ट कब दिखाई देगा? जब हमको 22 के नाम याद होंगे, संस्कृत के 22 उपसर्गों के नाम याद होंगे तो अनु उपसर्ग होता है, आसानी से अलग कर देंगे। अब उसने प्रश्न में लिखकर ये दिया हमको उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तब हमारा ये मूल शब्द होता है। ठीक है, तो पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। ये परिवर्तित होगा, इसको आप बदलेंगे षटकोण वाले शय में, इससे आप बदलेंगे ठे में, मात्रा अपने स्थान पर, शब्द बनेगा प्रतिष्ठा। तो प्रति उपसर्ग है, स्था मूल शब्द है, प्रति उपसर्ग स्था मूल शब्द। दोबारा, ये पहला अपने स्थान पर परिवर्तन, अब अपने स्थान पर यथावत। इस शय को आप परिवर्तित करेंगे, इस थे को आप परिवर्तित करेंगे, मात्रा अपने स्थान पर, और जो कुछ वजह निष्ठुर नहीं उपसर्ग है। ठीक है, पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कुछ नहीं बदलना है। अनु अपने स्थान पर यथावत, ये आपको परिवर्तन करना है, ये परिवर्तन करना है, मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बना अनुष्ठान। ठीक है, तो पहला शब्द तो यथावत, दूसरे में परिवर्तन, मात्रा अपने स्थान पर। देखो पहला शब्द जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं करना, ये परिवर्तित, मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बचा
शब्द बनता है युधिष्ठिर। एक तो ये आता है शब्द शुद्धि में, ठीक है, शुद्ध शब्द लिखिए, हम क्या लिख जाते हैं युधिष्ठिर, जबकि युधिष्ठिर होता है, ठीक है। दूसरा आता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वन वर्ड, जिसे हम कहते हैं युद्ध में स्थिर रहता है जो वह, युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर रहता है जो वह, युधिष्ठिर, ठीक है। तीसरा ये संधि में पूछा जाता है, दोबारा, ये अपने स्थान पर यथावत, ये अपने स्थान पर यथावत, कोई परिवर्तन नहीं। देखो ये परिवर्तन किया, ये परिवर्तन किया, मात्रा अपने स्थान पर, जो कुछ बचा प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठित। ये भी पूछा जाता है, शब्द शुद्धि में भी आता है, संधि में भी आता है, प्रति उपसर्ग भी होता है। प्रश्न आता है उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए, तो ये हमने उपसर्ग निकाला, ये हमारा मूल शब्द आ गया, ये उपसर्ग और ये मूल शब्द, ठीक है। ये भी अपवाद में आता है, क्योंकि यहाँ भी प्लस से पहले क्या है, स्वर। व्यंजन संधि कहती है प्लस से पहले हलंत आना चाहिए, प्लस से पहले व्यंजन आना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं आता, क्या आता है, स्वर, और ये परिवर्तन होते हैं। ये भी उदाहरण हमारे सामने आ जाया करते हैं। मैंने आपको व्यंजन संधि के 9 नियम बताए। अब तक जितने भी उदाहरण पूछे गए हैं किसी भी कंपटीशन में, अधिकांशतः 6 नियम तक हमारा काम हो जाता है। छठे नियम के बाहर कोई बूला भट्ट का उदाहरण कभी कभी पूछा जाता है, और वो उसके लिए मैंने 6, 7, 8, 9 ये 3 नियम अलग से बताए। इनमें से भी उदाहरण कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इन नियमों के बाहर कभी कोई उदाहरण नहीं पूछा गया, आगे भी कोई संभावना नहीं है, ठीक है। हम चर्चा करते हैं विसर्ग संधि की, हम चर्चा करते हैं विसर्ग संधि की, ठीक है। तो विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मतलब प्लस से पहले विसर्ग होगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, विसर्ग संधि होगी। प्लस से पहले विसर्ग होगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, वे व्यंजन संधि होती है। सब कुछ, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सब कुछ प्लस से पहले वाली स्थिति पर निर्भर करता है। यदि प्लस से पहले स्वर है तो स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन है तो व्यंजन संधि, और प्लस से पहले विसर्ग है तो विसर्ग संधि। तो आप देखो प्लस से पहले विसर्ग है तो क्या होगी, विसर्ग संधि, ठीक है। और शब्द बनेगा निराहार, शब्द बनेगा मनोहर। सब कुछ प्लस से पहले वाली स्थिति पर निर्भर करता है। प्लस से पहले स्वर होता है तो स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन होता है तो व्यंजन संधि, और प्लस से पहले विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है। तीनों संधियों की पहचान एक साथ हो रही। सब कुछ प्लस से पहले वाली स्थिति पर निर्भर करेगा। प्लस से पहले स्वर तो स्वर संधि, प्लस से पहले व्यंजन तो व्यंजन संधि, और प्लस से पहले विसर्ग तो विसर्ग संधि। अब ये कैसे बने, इनकी चर्चा करेंगे हम नियमों से। विसर्ग संधि हम चर्चा कर रहे थे, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यानी प्लस से पहले विसर्ग होगा, उसके बाद स्वर या व्यंजन दोनों में से कुछ भी आ सकता है। सब कुछ प्लस से पहले वाली स्थिति पर निर्भर करता है। प्लस से पहले स्वर तो स्वर संधि, व्यंजन तो व्यंजन संधि, और विसर्ग तो विसर्ग संधि। अब हम नियम देखते हैं कि ये कैसे बने नियमों के अनुसार, ध्यान देना। नियम नंबर 1, नियम नंबर 1, यदि विसर्ग से पहले यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण
अंतस्थ वर्ण या कोई स्वर आए तो विसर्ग का रे हो जाता है, विसर्ग का रे हो जाता है। नियम समझो, पहले नियम समझ में आ गया तो उदाहरण आसानी से समझ में आएंगे, सब उदाहरण हो जाएंगे, सिर्फ नियम ध्यान देना। नियम कहता है, देखो एक बात तो दिमाग में ये फिक्स हो गई कि विसर्ग संधि चल रही है तो प्लस से पहले विसर्ग होगा, ये निश्चित है, प्लस से पहले विसर्ग होगा, ये निश्चित है, ठीक है। अब नियम क्या कहता है, ध्यान देना, नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए। विसर्ग से पहले हमेशा स्वर आएगा, ये भी निश्चित है, व्यंजन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि विसर्ग हमेशा स्वर के ही बाद आता है, व्यंजन के बाद कभी भी विसर्ग नहीं आता है। अब नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, यानी विसर्ग से पहले ए नहीं आना चाहिए, बाकी का कोई भी स्वर आ सकता है। मतलब नियम हमसे ये कहता है कि विसर्ग से पहले कोई ना कोई मात्रा आनी चाहिए। मैंने आपको बताया एक स्वर ऐसा भी है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। मैंने कहा अंत तक पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक, अंतिम संधि चल रही है, याद रखना। नियम कहता है ए नहीं आना चाहिए, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है। मतलब नियम ने हमसे कहा है कि विसर्ग से पहले मात्रा आनी चाहिए, ठीक। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है, अंतस्थ वर्ण आ सकता है, या फिर कोई भी स्वर आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो हम विसर्ग को किस में परिवर्तित करते हैं, रे में। विसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखते हैं, रे। तो नियम कहता है विसर्ग से पहले ए नहीं आना चाहिए, कोई भी स्वर आ सकता है, मतलब विसर्ग से पहले मात्रा आनी चाहिए। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है, अंतस्थ वर्ण आ सकता है, या फिर कोई भी स्वर आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो हम विसर्ग को रे में परिवर्तित करते हैं। उदाहरण देखो, अब देखो विसर्ग प्लस से पहले विसर्ग है, उसके पहले ए नहीं है, यानी अन्य कोई स्वर है, यानी मात्रा है। उसके बाद गे आया है, प्लस के तुरंत बाद क्या आया, गे। अब गे कौन सा वर्ण है, के, खे, गे, के, खे, गे कौन सा वर्ण है, तीसरा। तो विसर्ग के स्थान पर रे, और रे आधा है, और आधा रे हमेशा छत पर, आधा रे हमेशा छत पर। पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा, पैर पड़ा पूरा, सिर चढ़ा अधूरा। याद है मैंने आपको बताया नींव खोदने का काम जब किया था, कौन सा वर्ण कहाँ लिखा जाता है, इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। तो विसर्ग का रे, आपको क्या करना है, विसर्ग का रे बनाना है, पड़ोसी के सिर पर बैठाना है। विसर्ग का रे बनाना है, पड़ोसी के सिर पर बैठाना है। सामने स्वर है तो पूरा कर देंगे, क्योंकि स्वर से तो व्यंजन पूरे होते ही हैं। सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, नहीं तो विसर्ग का रे पड़ोसी का सिर। याद रखना, पड़ोसी का सिर, खुद के सिर पर चढ़ाते ही गड़बड़ हो जाएगी, शब्द अशुद्ध हो जाएगा। देखो अब विसर्ग का रे पड़ोसी का सिर, शब्द बना निर्गुण। तो विसर्ग का रे बनाया, पड़ोसी के सिर पर बैठाया। विसर्ग का रे आ से पूरा, शब्द बनेगा निराहार। रे बना, आ से पूरा हो गया, शब्द बना निराहार, ठीक है। विसर्ग का रे आ से पूरा, शब्द बनेगा निराशा। विसर्ग का रे ए से पूरा, शब्द बनेगा निरर्थक। विसर्ग का रे सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, नहीं तो विसर्ग का रे पड़ोसी का सिर। याद रखना, पड़ोसी का सिर, खुद के सिर पर बैठाते ही गड़बड़ होती है। विसर्ग का रे ऐसे पूरा, शब्द बनेगा निरपराध। ये उदाहरण अधिकांशतः पूछा जाता है। सबसे पहले ये उदाहरण आता है विलोम शब्द में। अपराधी का विलोम लिखिए, प्रश्न हमारे सामने आता है विलोम शब्द। अब हम क्या कर देते हैं, निरपराधी। याद रखना, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता, निरापद होता है, निरपराध होता है, निरपराध।
ठीक है, ये याद रखना है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है। तो सबसे पहले तो ये हमारे सामने आता है विलोम शब्द में कि अपराधी का विलोम लिखिए, हम लिख जाते हैं निरपराधी, अशुद्ध हो जाता है, गलत हो जाता है। हम सोचते हैं हम सही लिख कर आए और जब हमारे अंक आते हैं तब हमको -0 मिलते हैं, तो गड़बड़ी हो जाती है, याद रखना। तो निरपराध शब्द होता है, निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है विशेष तौर पर। दूसरा ये शब्द आता है शब्द शुद्धि में कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ये दोनों शब्द हमारे सामने वो लिख कर दे देता है और हमसे कहता है इनमें जो शुद्ध है वो लिख दो। तो निरपराध शुद्ध है, निरपराधी तो शब्द ही नहीं होता। तीसरा ये उदाहरण पूछा जाता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वन वर्ड, वह है जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। हमारे सामने लिख कर देता है वह है जिसने कोई अपराध नहीं किया हो। अब उसके लिए हमको एक सार्थक शब्द लिखना होता है और वो होता है निरपराध। हम क्या गलती करते हैं, निरपराधी लिख जाते हैं और गड़बड़ी हो जाती है, याद रखना। तो निरपराध तो शब्द है, निरपराधी कोई शब्द नहीं है। तो ये शब्द शुद्धि में आता है, विलोम शब्द में आता है, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में आता है और हम तीनों जगह ये लिख देते हैं जो कि अशुद्ध होता है। शुद्ध शब्द होता है निरपराध, ठीक है, याद रखना विशेष तौर पर। बिसर कर है पड़ोसी का सिर, बिसर कर है पड़ोसी का सिर, सामने स्वर है तो पूरा करेंगे, नहीं तो बिसर कर है पड़ोसी का सिर खुद के सिर पर चढ़ाते ही गड़बड़ होगी। बिसर कर है पड़ोसी का सिर, बिसर कर है पड़ोसी का सिर, बिसर कर है पड़ोसी का सिर, पड़ोसी का सिर खुद के ऊपर चढ़ाते ही गड़बड़ हो जाएगी। गलत। बिसर कर है पड़ोसी का सिर, हम खुद के ऊपर, यह के ऊपर चढ़ाते ही गड़बड़ हो जाएगी, वह के ऊपर जाएगा। मैंने आपको बताया बिसर कर है पड़ोसी का सिर, खुद के ऊपर चढ़ाते ही गड़बड़ हो जाएगी। शब्द शुद्धि में उदाहरण पूछा जाता है। बिसर कर है पड़ोसी का सिर 100, 200, 1000, 500 बार उदाहरण पूछा जा चुका है। हम लिख जाते हैं मैंने कहा बिसर कर है पड़ोसी का सिर, खुद के ऊपर चढ़ाया तो गड़बड़ हो जाएगी, याद रखना। शब्द यहां से संधि से ज्यादा उदाहरण शब्द शुद्धि के पूछे जाते हैं, इस नियम से संधि से ज्यादा उदाहरण शब्द शुद्धि के पूछे जाते हैं। और यहाँ एक ही बात याद, देखो रे संबंधी नियम मैंने आपको बताए थे और मैंने आपको नियम बताया था कि जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो। जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण करते हैं, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोलते हैं, रे को उसके सिर पर बैठाओ, शब्द अपने आप शुद्ध होगा। कैसे? देखो, निर्धन, निर्धन दे से पहले बोल रहे हैं दे के सिर पर, निर्मल मैं से पहले बोल रहे हैं मैं के सिर पर, निर्बल वै से पहले बोल वै के सिर पर, आयुर्वेद, आयुर्वेद वै से पहले बोल रहे वै के सिर पर, आशीर्वाद वै से पहले वै के सिर पर। तो जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे का उच्चारण किया जाता है, जिस व्यंजन वर्ण से पहले रे को बोला जाता है, रे को उसके सिर पर बैठा दो, शब्द अपने आप शुद्ध होता है। ठीक है, तो बेसर का रे पड़ोसी का सिर, बेसर का रे ऐसे पूरा शब्द बनेगा दुरावस्था। 100-200 बार ये उदाहरण पूछा जा चुका है। हम लिखते हैं दुरावस्था, और दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता है। बेसर कर ऐसे पूरा, आ की मात्रा क्यों लगाई? हमारे पास आ तो है ही नहीं, सामने जो भी स्वर होता है उसकी मात्रा। अब सामने क्या है? ए, और मैंने आपको बताया ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, अंत तक पीछा नहीं छोड़ता, हम दुरावस्था कर जाते हैं। ये शब्द शुद्धि में भी आता है, संधि में भी आता है, याद रखना। ठीक है, अब यहां से हमसे उपसर्ग पूछा जाता है दुरावस्था में, तो उपसर्ग हमारा फिर दुर होता है। उपसर्ग तो होता है दुर, विच्छेद में होता है दुहु, याद रखना। शब्द शुद्ध में होता है दुरावस्था, दुरावस्था नहीं होता, दुरावस्था कोई शब्द नहीं होता।
बिसर कर है पड़ोसी का सिर, बिसर कर है पड़ोसी का सिर, बिसर कर है पड़ोसी का सिर, बिसर कर है पड़ोसी का सिर। हम ने के ऊपर चढ़ा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है। मैंने आपसे कहा बिसर कर है पड़ोसी का सिर, खुद के ऊपर चढ़ाते ही गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान दो, ये उदाहरण नियम नंबर 1। 10-5 उदाहरण बोर्ड पर लिखे हुए हैं, ध्यान से देखना सबको। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कहां गड़बड़ है? पुनर्जन्म में। पुनर्जन्म होता है क्या? नहीं होता। अमरीशपुरी ने बंद कर दिया कि इस बार ऐसी मौत दूंगा कि भगवान पुनर्जन्म का सिस्टम ही खत्म कर देगा। अरे आप नियम नंबर 1 और नियम नंबर 1 हमसे कहता है कि विसर्ग से पहले मात्रा होनी चाहिए, विसर्ग से पहले ए को छोड़कर अन्य कोई स्वर आए, और यहाँ विसर्ग से पहले ए है यानी कोई मात्रा नहीं है। ये उदाहरण इस नियम का अपवाद होता है। यहाँ विसर्ग से पहले ए होने पर भी रे बनाता है। अपवाद किसे कहते हैं? जो सामान्य नियम के विपरीत गए वे अपवाद होते हैं, जो सामान्य नियम के विपरीत जाते हैं वे अपवाद। यहाँ विसर्ग से पहले ए है फिर भी रे बना रहा है, यानी सामान्य नियम के विपरीत जा रहा है, तो ये क्या हुआ? हमारा अपवाद। जितने भी आपको रे नजर आ रहे हैं, यदि आप इनके स्थान पर विसर्ग लगाते हैं तो विच्छेद हो जाता है। जितने भी रे नजर आए इनको हमने विसर्ग में परिवर्तित किया तो क्या हो गया? विच्छेद। ठीक है, तो एक नियम, बहुत सामान्य से नियम कि विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो। एक ऑफर चल रहा है, एक के साथ एक फ्री। एक नियम आप याद रखो, दूसरा अपने आप याद होता है। कैसे? ध्यान दो बोर्ड पर। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आए तो ए और विसर्ग दोनों का ओ हो जाता है। ए और विसर्ग दोनों का ओ हो जाता है। नियम क्या कहता है? नियम समझना है। नियम समझ में आए तो उदाहरण अपने आप होंगे, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ध्यान देना। नियम कहता है विसर्ग से पहले ए हो तथा विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, अंतस्थ वर्ण या ऊष्म वर्ण आता है तो ए और विसर्ग दोनों का ओ हो जाता है। पहला और दूसरा दोनों नियम एक जैसे, मैं दोनों एक साथ बोल रहा हूं, दोनों नियम एक जैसे, मैं दोनों एक साथ बोल रहा हूं, ध्यान देना। पहला नियम कहता है विसर्ग से पहले ए नहीं आना चाहिए, दूसरा नियम कहता है विसर्ग से पहले ए आना चाहिए। पहला नियम कहता है विसर्ग से पहले ए नहीं आना चाहिए, दूसरा नियम कहता है विसर्ग से पहले ए आना चाहिए। मतलब पहला नियम कहता है विसर्ग से पहले मात्रा आनी चाहिए, दूसरा नियम कहता है विसर्ग से पहले मात्रा नहीं आनी चाहिए। याद रखना, ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। नियम कहता है विसर्ग से पहले ए हो यानी विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं हो। तो पहला नियम कहता है विसर्ग से पहले मात्रा आनी चाहिए, दूसरा नियम कहता है विसर्ग से पहले मात्रा नहीं आनी चाहिए। दोनों नियम कहते हैं कि विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है। दोनों नियम कहते हैं विसर्ग के बाद अंतस्थ वर्ण आ सकता है। पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद स्वर आ सकते हैं, दूसरा कहता है स्वर नहीं ऊष्म वर्ण आ सकते हैं। पहला नियम कहता है विसर्ग के बाद स्वर आ सकता है, दूसरा कहता है स्वर नहीं ऊष्म वर्ण आ सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा नियम हमसे कहता है विसर्ग से पहले ए आना चाहिए, यानी विसर्ग से पहले कोई मात्रा नहीं आनी चाहिए। उसके बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आ सकता है, अंतस्थ वर्ण आ सकता है, ऊष्म वर्ण आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो ए और विसर्ग इन दोनों का ओ हो जाता है। ए और विसर्ग दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। कैसे? अब देखो, इस शब्द को मैं ऐसे लिख सकता हूं,
लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बताओ। नियम कहता है विसर्ग से पहले ए आना चाहिए, तो विसर्ग से पहले ए है या नहीं है। नियम कहता है विसर्ग से पहले मात्रा नहीं आनी चाहिए, तो विसर्ग से पहले कोई मात्रा है क्या, नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है जय। अब जय कौन सा वर्ण है, चे छे जय तीसरा वर्ण है। कौन सा वर्ण है, चे छे जय तीसरा वर्ण है। तो ए और विसर्ग इन दोनों के स्थान पर क्या होगा, ओ। और ओ को हम मात्रा से व्यक्त करते हैं और शब्द बनता है मनोज। शब्द बनता है मनोज। किसका पर्यायवाची, प्रश्न आता है मनोज के दो पर्यायवाची लिखिए। मन में जन्म लेता है जो वह है कामदेव, कामदेव का पर्यायवाची है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ ओ की मात्रा लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ ओ की मात्रा लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। दोनों को मिलाएंगे, शब्द बनेगा सरोज। किसका पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची। किसका, कमल का। सिर्फ ओ की मात्रा, शब्द बनेगा सरोवर। सिर्फ ओ की मात्रा। किसका पर्यायवाची, तालाब का। किसका, तालाब का। सिर्फ ओ की मात्रा लगानी है क्योंकि हमको ए और विसर्ग दोनों का ओ बनाना है। सिर्फ ओ की मात्रा, शब्द बनेगा पयोद। किसका पर्यायवाची, बादल का। किसका पर्यायवाची, बादल का। सिर्फ ओ की मात्रा, शब्द बनेगा यशोदा। ठीक है, शब्द बनेगा यशोगान। सिर्फ ओ की मात्रा, शब्द बनेगा यशोगाथा। शब्द बनेगा यशोवर्धन। सिर्फ ओ की मात्रा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। शब्द बनेगा मनोविज्ञान। शब्द बनेगा मनोहर। किसका पर्यायवाची, मन का हरण करने वाला है जो वह है कृष्ण। कृष्ण का पर्यायवाची। सिर्फ ओ की मात्रा, शब्द बनेगा मनोरथ। किसका पर्यायवाची, इच्छा, चाह, कामना, अभिलाषा, लिप्सा, मनोरथ। ठीक है, शब्द बनेगा मनोबल। शब्द बनेगा मनोविकार। शब्द बनेगा तमोगुण। शब्द बनेगा वयोवृद्ध। सिर्फ ओ की मात्रा लगाई, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। सिर्फ ओ की मात्रा लगाई, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया। अब जितने भी ओ नजर आ रहे हैं, यदि इनके स्थान पर हम विसर्ग लगाते हैं तो विच्छेद हो जाता है। जितने भी ओ नजर आ रहे हैं, इनके स्थान पर हमने विसर्ग लगाया, विच्छेद हुआ। ठीक है, तो दोनों नियम एक साथ बोल रहा हूं बहुत आसान से। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो और नहीं है तो ओ बना दो। ठीक है, पहले नियम में विसर्ग से पहले मात्रा थी तो हमने क्या बनाया, रे। अब यहां नहीं है तो क्या बना रहे, ओ। तो विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। दोनों नियम एक साथ याद होते हैं। अब हमारे सामने प्रश्न कैसे आता है ये हम चर्चा करते हैं। हमारे सामने प्रश्न आया मनोविज्ञान कौन सी संधि है। अब तक प्रश्न आए हैं संधि के कि संधि कीजिए या विच्छेद कीजिए। ये शब्द लिख कर दिए, ये लिखवाया, ये लिख कर दिए, ये लिखवाया। अब वो परिवर्तन भी कर सकता है। प्रश्न में ये भी लिख सकता है कि संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, संधि कीजिए तथा संधि का नाम लिखिए, तो संधि का नाम भी लिखवा सकता है। अब हमारे सामने प्रश्न आया मनोविज्ञान में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है, सामने लिखा हुआ है, पढ़ रहे हैं, याद है। लेकिन विसर्ग संधि से पहले हम गुण संधि भी पढ़ चुके हैं।
और गुण संधि की पहचान क्या है? ए ओ की मात्रा या फिर आधा रे आता है। मैंने पहचान लिखाई आपको, पहचान बताइए मैंने आपको गुण संधि की। ए ओ की मात्रा या फिर आधा रे आता है। अब देखो ओ की मात्रा तो सामने नजर आ रही है, आधा रे पिछले नियम में गया, निर्मल, निर्धन, आशीर्वाद, उदाहरण लिखे थे। ओ की मात्रा तो सामने नजर आई, आधा रे पिछले नियम में गया, मतलब दोनों नियमों की शकल गुण संधि से मिल रही है। दोनों नियमों की शकल गुण संधि से मिल रही है, याद रखना, दोनों की शकल। तो अब दोनों में गुण संधि और दोनों में विसर्ग संधि। अब दो से तुम दो का तो नाम लिख नहीं सकते, लिखना तो एक ही है। ऐसी स्थिति में क्या करना है? यदि कोई उदाहरण आपको ऐसा नजर आता है जिसमें दो दो संधि की शकल नजर आती है, दो दो संधि की शकल नजर आती है, तो आप दोनों के हिसाब से उसके टुकड़े करेंगे, दोनों के हिसाब से आप उसका विच्छेद करेंगे। जो विच्छेद होगा वह स्वतः ही आपको बताएगा मैं सही और मैं गलत। कैसे? कोई जैसे मनोविज्ञान, मुझे लगा विसर्ग संधि है तो मैंने ओ को विसर्ग में परिवर्तित किया और ये इसका विच्छेद कर दिया। दूसरे पल मेरे मन में विचार आया नहीं गुण संधि है, तो आप गुण संधि से इसके विच्छेद टुकड़े करो। मन प्लस उ विज्ञान, ए और उ मिलकर ओ बनाते हैं गुण संधि। नियम नंबर 2, यदि ए आ के बाद उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। अब दोनों टुकड़े आपने किए, आप खुद आकलन करो सही कौन सा और गलत कौन सा। मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान या मन प्लस उ विज्ञान। उ विज्ञान मतलब उ विज्ञान जो 9th 10th में पढ़ी थी। कोई शब्द है क्या? नहीं है, तो गलत है। यानी हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं निश्चित रूप से किसी न किसी मूल शब्द का, सार्थक शब्द का निर्माण करेंगे, नहीं करेंगे तो टुकड़े गलत। दोबारा दूसरा उदाहरण उठा लेता हूं, देखो मुझे लगा विसर्ग संधि है तो मैंने ओ को विसर्ग में परिवर्तित किया। मुझे लगा गुण संधि है तो मैंने ए और उ मिलकर ओ बना दिए। ठीक है, तो दोनों के हिसाब से मैंने टुकड़े किए। अब आप खुद बताओ कौन सा सही और कौन सा गलत। वह प्लस वृद्ध या वह प्लस उवृद्ध। उवृद्ध मतलब उवृद्ध जिसकी हम लाठी लेकर भाग जाते थे, ऐसा कोई शब्द है क्या? नहीं है, तो हटा दो। मैंने आपसे कहा कि हमारे द्वारा जो टुकड़े किए गए हैं वे किसी ना किसी मूल शब्द का, किसी ना किसी सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, नहीं करते हैं तो टुकड़े गलत हैं, याद रखना। ठीक है, तो अब यह आकलन आपने खुद ही किया, यह आकलन आपने खुद ही किया, सही क्या निकल कर गया। तो मेरे कहने का मतलब इतना सा, कोई भी उदाहरण आपको ऐसा नजर आता है जिसमें दो संधि की शकल नजर आती है, तो आप दोनों के हिसाब से उसका विच्छेद करेंगे, दोनों के हिसाब से आप उसके टुकड़े करेंगे, और जो टुकड़े होंगे वे स्वतः ही बोलेंगे मैं सही और मैं गलत। कैसे? ध्यान दो। ये उदाहरण तो वे थे जो अभी हम नियम पढ़ रहे हैं, स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, आसानी से हम उत्तर पढ़ते। मैंने दो उदाहरण लिखे हैं बोर्ड पर अलग अलग। ठीक है, स्वागत, स्वार्थ, दोनों में आ की मात्रा है, दोनों में आ की मात्रा है, और दोनों में आ की मात्रा है तो दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है? आ ई उ की मात्राएं आती हैं। दीर्घ संधि की पहचान क्या है? आ ई उ की मात्राएं आती हैं, तो दोनों में आ की मात्रा है, दोनों में दीर्घ संधि। ठीक है, दूसरे पल मेरे मन विचार नहीं यर्ण संधि है, क्योंकि यर्ण संधि की पहचान क्या है? यह वे रे से पहले आधा वर्ण आता है। यर्ण संधि की पहचान क्या है? यह वे रे से पहले आधा वर्ण आता है, तो दोनों में वैसे पहले आधा वर्ण है, दोनों में यर्ण संधि है। अब हम दो तो लिखेंगे नहीं, तरीका भाई कि दोनों के हिसाब से आप इनके टुकड़े करो, दोनों के हिसाब से आप इनका विच्छेद करो। सबसे पहले दीर्घ संधि से हम इसके विच्छेद करते हैं। ए और आ मिलकर आ बनाते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं, तो मैंने दीर्घ संधि से इसको तोड़ दिया। अब दीर्घ संधि से इसको तोड़ो। ठीक है, ए और ए मिलकर आ बनाते हैं, हम टुकड़े कर सकते हैं, तो मुझे लगा दोनों में दीर्घ संधि है, मैंने दीर्घ संधि के हिसाब से दोनों के
टुकड़े किए। अगले ही पन मेरे मन बेचारा है, नहीं दोनों में यर्ण संधि है, तो अब हम यर्ण संधि से दोनों टुकड़े कर देते हैं। और यर्ण संधि में मैंने आपको विच्छेद का तरीका बताया कि ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ और अलग हो जाओ, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। अब बताओ वे में स्वर क्या है? आ। कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो आ को लेकर हम अलग हो गए। ठीक है। अब वे हमने किसके स्थान पर लिखा था? ऊ के स्थान पर। किसके स्थान पर? ऊ के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा लगाओ, जो आधा वर्ण है उसमें ऊ की मात्रा। अब आधा वर्ण क्या हमारे पास से, तो से में ऊ की मात्रा। ये हमने किया यर्ण संधि से। ठीक है। अब इसको तोड़ते हैं यर्ण संधि से। तरीका भाई, ये और वे में जो भी स्वर है उसे उठाओ अलग हो जाओ। वे में स्वर क्या है? कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो आ को लेकर अलग हो गए। अब वे हमने किसके स्थान पर लिखा? ऊ के स्थान पर। तो जो आधा वर्ण उसमें ऊ की मात्रा, आधा वर्ण क्या हमारे पास से, तो से में ऊ की मात्रा। ये मैंने इस यर्ण संधि से इसके टुकड़े किए। अब आप खुद आकलन करेंगे सही कौन सा और गलत कौन सा, ध्यान दो। स्व प्लस आगत, स्व यानी खुद, आगत यानी आना। खुद का आना स्वागत होता है, खुद आए, खुद ही फूल माला पहन ली, हो गई स्वागत। होता है क्या? नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं होगा, गलत है। सु प्लस आगत, सु यानी अच्छा, आगत यानी आना। आपका आना मुझे अच्छा लगा तभी तो स्वागत हुआ। सु यानी अच्छा, आगत यानी आना। आपका आना मुझे अच्छा लगा तभी तो स्वागत हुआ। इसका मतलब ये सही कौन सी निकली? यर्ण संधि। ठीक है। इसकी चर्चा करो। सु प्लस आर्थ, कोई शब्द है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये नहीं होगा, गलत है, हटा दो। स्व प्लस अर्थ, स्व यानी खुद, अर्थ यानी के लिए, खुद के लिए जो काम किए जाते हैं, स्वार्थ। स्व यानी खुद, अर्थ यानी के लिए, तो खुद के लिए जो काम किए गए वो क्या कहलाए? स्वार्थ। यानी ये सही है। तो कौन सी संधि? यहाँ तो दीर्घ संधि, यहाँ यर्ण संधि। दो उदाहरण मैंने ऐसे उठाए जिनकी शक्ल एक जैसी है, दोनों की शक्ल एक जैसी है, दोनों में वे में आ की मात्रा है, दोनों में वैसे पहले आदर्श है, फिर भी दोनों में संधि अलग अलग है। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, यदि कोई भी उदाहरण आपको ऐसा नजर आता है जिसमें दो संधि की शक्ल नजर आती है, तो आप दोनों के हिसाब से उनके टुकड़े करेंगे, दोनों के हिसाब से आप उनका विच्छेद करेंगे, और जो टुकड़े होंगे, जो विच्छेद होंगे, वह स्वतः ही बताएंगे मैं सही और मैं गलत। तो दो नियम तैयार हुए। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। विसर्ग से पहले मात्रा है तो रे बना दो, नहीं है तो ओ बना दो। तीसरा नियम क्या कहता है? यदि विसर्ग के बाद चे छे, विसर्ग के बाद चे छे आता है तो विसर्ग के स्थान पर से होता है। यदि विसर्ग के बाद टेठे आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से होता है। यदि विसर्ग के बाद तैथे आता है तो विसर्ग के स्थान पर ये से आता है। यहाँ से उपसर्ग के प्रश्न अधिकांशतः पूछे जाते हैं। सब कुछ प्लस से पहले वाले, प्लस के बाद वाली स्थिति पर। यदि प्लस के बाद चे छे होगा तो विसर्ग को हम इससे में बदल देंगे, टेठे होगा तो विसर्ग को इससे में बदल देंगे, तैथे होगा तो विसर्ग को इससे में बदल देंगे। अब देखो, नी प्लस से, तो विसर्ग के बाद क्या आया? चे, तो विसर्ग के स्थान पर ये वाला से आएगा, शब्द बनेगा निश्चय। विसर्ग के बाद क्या आया? ते, तो विसर्ग के स्थान पर क्या आएगा? ये वाला से आएगा, शब्द बनेगा नमस्ते। प्लस के बाद वाली स्थिति, प्लस के बाद कौन सा वर्ण है, और फिर देखना है तीनों में से कौन सा से लिखना होता है। ठीक है। विसर्ग के बाद आया टे, अब टे आता है तो शब्द बनेगा धनुष्टंकार। धनुष्टंकार किसे कहते हैं? धनुष्टंकार, धनुष की डोरी जिसे प्रत्यंचा कहा जाता है, उसे खाली खींचकर छोड़ने पर जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो धनुष्टंकार कहलाती है। गांडीव की सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम। जब वो उसकी प्रत्यंचा खींचकर छोड़ा करते थे तो आधे से योद्धा युद्ध भूमि से पलायन कर जाते थे कि सामने से अर्जुन आ रहा है, हैप्पी बर्थडे होने वाला, कि सकलो, और चुपचाप निकल जाते थे। तो धनुष्टंकार। सामने थे तो शब्द बनेगा मरुस्थल। सामने वाला वर्ण देखेंगे, शय का चयन करेंगे, तीनों में से कौन सा आएगा? सामने चे तो शब्द बनेगा हरिश्चंद्र। सामने ते तो शब्द बनेगा निस्तेज।
सामने छ तो शब्द बनेगा निश्चल। अब तीनों में से कोई सा विषय नजर आता है, उसके स्थान पर विसर्ग लगाते हैं तो विच्छेद हो जाता है। तीनों में से कोई सा विषय नजर आया, उसको हमने बदल दिया विसर्ग में, तो क्या हो गया, विच्छेद हो गया। संस्कृत में विसर्ग संधि को अधिकांशतः 3 नामों से जाना जाता है। सबसे पहला होता है रुत्त विसर्ग, जिसमें रे का विसर्ग बनता है। दूसरा होता है उत्त विसर्ग, जिसमें ओ का विसर्ग बनता है। और तीसरा होता है सत्त विसर्ग, जिसमें से का विसर्ग बनता है। और इन 3 नियमों से ही उदाहरण पूछे जाते हैं। लेकिन मैं एक चौथे नियम की ओर चर्चा करूंगा, कभी कभी उदाहरण वहां से भी पूछ लिए जाते हैं। नियम क्या है, विशेष नियम है, यदि विसर्ग के बाद रे वर्ण आता है, विसर्ग के बाद रे वर्ण आता है, तो विसर्ग से पहले जो लघु मात्रा है उसे तो दीर्घ मात्रा में बदल देते हैं। विसर्ग से पहले जो छोटी मात्रा है उसे बड़ी मात्रा में बदल देते हैं, तथा विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप मतलब गायब। नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद रे आना चाहिए। अगर विसर्ग के बाद रे आता है तो विसर्ग से पहले जो हमारे पास छोटी मात्रा है, लघु मात्रा है, ठीक है, उसे हम दीर्घ मात्रा यानी बड़ी मात्रा में बदल देते हैं और विसर्ग को गायब कर देते हैं। अब देखो विसर्ग के बाद रे आया है तो विसर्ग से पहले मात्रा कैसी है, छोटी, तो इसे बड़ी मात्रा में बदल देंगे। शब्द बनेगा नीरस। नीरस शब्द में यदि आपसे उपसर्ग पूछा जाता है तो निरुपसर्ग होता है, याद रखना। विच्छेद में विसर्ग आता है, उपसर्ग में निर निकालते हैं। शब्द बनेगा निरोग। 100-200 बार ये शब्द शुद्धि में पूछा जा चुका है, उदाहरण याद रखना। हम छोटी की मात्रा लगा जाते हैं, गड़बड़ हो जाती, मात्रा बदले। शब्द बनेगा नीरव। पिछली बार ये उदाहरण था मेंस में। नीरव बोलते हैं शांत, एकांत, सूनापन, जन रहित स्थान, नीरव, ठीक है, शांत, एकांत, सूनापन, जन रहित स्थान, नीरव। अब हमारे सामने प्रश्न आया, नीरव का विलोम क्या होगा? हमारे सामने प्रश्न है, नीरव का विलोम क्या हो जाएगा? भीड़। ये होता है सूनापन, जनरहित स्थान, और भीड़ जहां सब लोग इकट्ठे हैं। शब्द बनेगा दुराज। दुराज मतलब बुरा राज, ठीक है। यहां से एक उदाहरण पूछा गया था, और गलत प्रश्न डिलीट किया। ये उदाहरण था आरएस मेंस 2012 में। ये उदाहरण पूछा गया था आरएस मेंस 2012 में। ये उदाहरण आया था नीरज, ठीक है। ये प्रश्न दिया हुआ था, नीरज लिखवाया था, ये बनाया था, और ये प्रश्न क्या था? गलत। क्यों था ये गलत? क्योंकि ये नीरज शब्द ये संधि युक्त पद नहीं होता, ये कोई संधि नहीं बना था, ये सामासिक पद है। ये 2 पदों के योग से मिलकर बना है, नीर प्लस जय। नीर का अर्थ होता है पानी, जय का अर्थ होता है जन्म लेना। पानी में जन्म लेता है जो वह नीरज, ये कमल का पर्यायवाची होता है। इसमें कोई संधि नहीं होती, ये संधियुक्त पद ही नहीं होता है, ठीक है। हमको एक जैसी शक्ल नजर आई, हमने इसमें संधि कर दी और गड़बड़ हो गया। इस प्रश्न को, इस उदाहरण को डिलीट करना पड़ा था। आरएस मेंस 2012 के पेपर में ये उदाहरण था, ठीक है। तो ये इसका उदाहरण नहीं होता है, याद रखना। ये उदाहरण, इनमें उपसर्ग तो ये निकलेगा आपका, और विच्छेद यही होंगे। ये शब्द शुद्धि में भी पूछे जाते हैं, उपसर्ग में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारी संधि थी, जहां से हमारे उदाहरण शब्द शुद्धि के भी पूछे जाते हैं, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द के भी पूछे जाते हैं, संधि के भी पूछे जाते हैं, और इन पर बाकी की व्याकरण सब निर्भर होती है। तो 3 संधि हमारी, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। एक बहुत बड़ा पार्ट हमारा आज समाप्त होता है। अगले बिंदु के साथ अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।